आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपराज्यपाल के अभिभाषण पर इस सम्मानित सदन में चर्चा हो रही है और मुझे अभी अपनी बहन माननीय आतिशी जी को सुनने का मौका मिला। उससे पहले बीएस जून साहब हैं, उनकी ओर से भी मुझे बहुत कुछ अच्छी सलाह दी गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी चर्चा हो रही है। शहीद आजम भगत सिंह जी के सपनों को पूरा करने की बात भी कही गई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से आज जरूर पूछना चाहता हूं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, क्या बाबा साहब ने यही सपना देखा था कि पराली से खाद बनाने के लिए दवाई 2 लाख रुपए की खरीदी जाएगी और दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा 22 करोड़ रुपया प्रचार में उड़ा दिया जाएगा? एक छटाक पराली से खाद नहीं बनी। मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सिसोदिया जी से भी और अपनी बहन आतिशी जी से भी कि हमारा शिक्षा मॉडल इतना ही अच्छा है तो ये बताएं कि जनवरी के महीने में नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग का जो नतीजा आया उसमें दिल्ली के स्कूल 32वें नंबर पर कैसे चले गए? ये तो ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भी बताना पड़ेगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज है फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर लिख रहे हैं कि हम टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी नहीं दे पाएंगे, फीस बढ़ा दीजिए। छात्र और छात्राओं का जो वेलफेयर का पैसा उससे फीस दे दीजिए। जरा बताएं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको क्या जवाब दिया, आज इस हाउस में जरूर बताएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में 745 स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, 418 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षकों की लगभग जो कमी है उसकी संख्या 24,500 है। 22,000 गेस्ट टीचर्स को नियमित नहीं किया गया है। उनकी सैलरी बढ़ाने की बात ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में कही और फिर यह जानकारी भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की ओर से आई कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी गेस्ट टीचर्स की सैलरी में बढ़ोतरी करने की अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जरूर बताएं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जिनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दिल्ली के 700 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं है। हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बनेंगे, उसकी जरूर आज मैं उनके माध्यम से जानकारी चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वोकेशनल ट्रेनर लंबे समय से उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए वो मांग कर रहे हैं। आप हरियाणा में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वोकेशनल ट्रेनर्स को 32,000 रुपया सैलरी मिल रही है, हम 16,000 रुपए दे पा रहे हैं। तो आखिर इतनी कम सैलरी में कैसे ठीक ठाक काम चल पाएगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, समाज कल्याण की बात मैं जरूर करना चाहूंगा। कई सालों से जो सीनियर सिटीजन्स है, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे बेसहारा महिला है, चाहे विधवा है, नई पेंशन बनाने पर रोक लगाई हुई है। तो जरूर इसके ऊपर
सरकार अपना जवाब देगी। जहां तक फूड एंड सिविल सप्लाई की बात है, पिछले 7 साल से लाखों लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है। क्या कारण है कि दिल्ली की सरकार राशन कार्ड बनाकर नहीं दे रही है? आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जिन दिल्ली वासियों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के उन गरीब लोगों को जिनको पिछले 7 सालों में दिल्ली की सरकार राशन कार्ड बनाकर नहीं दे पाई, उनको मुफ्त राशन उपलब्ध नहीं कराया गया। ये भी मैं आज जरूर चर्चा करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी सी चर्चा किसान और गांव की करना चाहता हूं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। पिछले 7 सालों में आप यदि किसान की जमीन एक्वायर की जाएगी, उसका मुआवजा राशि नहीं बढ़ा पाए। हाल ही में एक गांव में जमीन एक्वायर की गई है, 17 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। क्या ये दिल्ली के किसानों के साथ न्याय है? 128 गांवों में बरसात का पानी भर गया, खेतीबाड़ी की जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो गई, उनकी खेती बर्बाद हो गई। सरकार की ओर से कुछ मुआवजा राशि देने की बात कही थी, कुछ लोगों को दिया, बाकियों को क्यों छोड़ दिया, मैं उसकी जरूर चर्चा करना चाहूंगा। गांव का लाल डोरा क्यों नहीं बढ़ा? यह भी कहा गया था कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? आज यदि किसान की मृत्यु हो जाए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी बेटे और बेटी के नाम पे जमीन ट्रांसफर नहीं हो रही है। किसान यदि खेत में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाना चाहे तो उसकी अनुमति नहीं मिलती। अनुमति मिल भी जाए तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता। अब ट्रैक्टर को जो है कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया। अगर किसान दिल्ली से ट्रैक्टर खरीदता है तो 28,000 रुपया उसको रोड टैक्स देना पड़ेगा। भारत सरकार जो कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है, दिल्ली में वह सुविधा मिल नहीं रही है। तो मैं ये चर्चा भी जरूर करना चाहता हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी ने चर्चा की है, आशा वर्कर्स के बारे में चर्चा की है कि उनके वेतन बढ़ाए जाएं। मैं भी अपनी पार्टी की ओर से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से जरूर मांग करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी प्रदूषण की बात हो रही थी। मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, अभी कल ही नया सर्वे आया है। स्विस संगठन IQ एयर ने WHO के मानकों पर 117 देशों के 6,475 शहरों का सर्वे किया है और रिपोर्ट क्या आई है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है। रिपोर्ट क्या है कि 55,000 लोग दिल्ली प्रदूषित है उसकी वजह से मर गए। रिपोर्ट क्या है अध्यक्ष जी? WHO ये कह रहा है कि उन्होंने लगभग 1700 शहरों की उन्होंने सर्वे कराया और WHO कह रहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। तो आखिर इस मामले में सरकार क्या कर रही है? मैली यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 2,500 करोड़ रुपया दिया। यमुना की सफाई नहीं हुई। मैं तो उस दिन की इंतजार कर रहा हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक दिन हम यमुना में डुबकी लगाएंगे। मैं इंतजार करूंगा कि वो सपना मुख्यमंत्री जी का साकार हो जाए और हम उनके साथ ही चल के उनका हाथ पकड़कर हम यमुना में डुबकी लगाएं, क्योंकि हम तो सीनियर सिटीजन है, हमें तो हाथ पकड़ना ही होगा। दिल्ली में प्रदूषण का यह हाल है, जो लोग सिगरेट नहीं भी पीते हैं उनको भी इतना धुआं उनके अंदर जाता है कि जितना धुआं 15 सिगरेट पीने के बाद जाता है। ये दिल्ली की हालत है। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी पीने के पानी की समस्या के बारे में चर्चा हो रही थी। रूलिंग पार्टी के ऑनरेबल एमएलएज ने दिल्ली में पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले 7 साल से हम एक ही बात सुन रहे हैं कि श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार
24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकार ये कह रही है कि हम 975 एमजीडी पानी उपलब्ध करा पा रहे हैं। दिल्ली को आवश्यकता है 1200 एमजीडी की। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि हम 1200 टैंकर से दिल्ली में पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं। और जो टैंकर्स पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं, ये ग्राउंड वाटर है, ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। और श्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो यदि दिल्ली में उस समय महंगी बिजली मिल रही थी और टैंकर माफिया का राज था, 2 मुद्दे लेकर वो आगे बढ़े थे और वो दोनों मुद्दों की वजह से उनको 28 सीटें मिली थी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में टैंकर्स की संख्या 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है और टैंकर्स के ऊपर जितना पैसा उनकी सरकार बनने से पहले खर्च होता था, अब 3 गुना ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। आखिर सरकार बताए तो सही, हिमाचल से पानी नहीं लाया गया, मुरादाबाद से पानी लाना था वो आया नहीं दिल्ली में। सरकार ने यह कहा कि जब बरसात होती है तो यमुना में बरसात का पानी बह जाता है, हम किसानों की जमीन किराए पर लेकर गड्ढे खोदकर हम उस पानी को स्टोर करके उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आखिर इन योजनाओं को क्या हुआ? रेनी वेल लगाने की बात भी कही थी। आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली जल बोर्ड हर साल 2000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली एक अकेला ऐसा राज्य है जहां जो दिल्ली में जो बिजली कर्मचारी हैं उनको जो पेंशन दी जाती है वो बिजली उपभोक्ताओं की जेब से निकाला जाता हुआ पैसा। दिल्ली में बिजली कर्मचारियों को, उनके अधिकारियों को 700 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है। वह पैसा दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं से लिया जाता है और जो लोग 1000 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको 8 रुपए पर यूनिट बिजली पड़ती है और कमर्शियल मीटर जिनके पास है उनको 13-14 रुपए पर यूनिट पड़ रही है, जो पूरे देश में सबसे महंगी बिजली है। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि इस संबंध में सरकार क्या कहना चाहती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हॉस्पिटल्स की चर्चा हो रही है। हमारा वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है, सब आपका है। लेकिन मुझे ये तो बता दो वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम बनाने वालों कि राजीव गांधी हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 9 लोग उनको स्टेंट डाला जा रहा था, उनकी मृत्यु कैसे हो गई? ये तो आज तक दुनिया में कहीं हमने नहीं सुना। गरीब से गरीब देश में ऐसी घटना नहीं घटी होगी। मोहल्ला क्लिनिक्स, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है। आपके डॉक्टर्स बच्चों को ऐसी दवाई लिख रहे हैं कि 16 बच्चे बीमार हो गए और 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। क्या कर रहे हैं आप लोग? इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा रचनात्मक विरोध है, मैं विरोध के लिए विरोध करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। इस पर जरूर आपको विचार करना चाहिए। और मैं ये कहूं कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़ खाने से भी ज्यादा बदतर है, यह कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इंटरवीन करें, उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, व्यवस्था में सुधार करें। ये मैं पूरे सदन की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनसे आग्रह करना चाहता हूं। देखिए अध्यक्ष जी, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी पड़ी हैं, थोड़ी सी बरसात हो जाती है दिल्ली डूब जाती है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली में पेरिस और लंदन वाली सड़कें बनाएंगे। पेरिस और लंदन वाली सड़कें कब बनेंगी? कम से कम गड्ढे तो भरवा दो। मैं तो इतनी सी प्रार्थना कर रहा हूं। आज आपकी पीडब्ल्यूडी गड्ढे नहीं भर पा रही है। ये हालत हमारी सड़कों की हो गई है और डीटीसी की हालत ये हो गई है कि मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा था कि दिल्ली को 11,000 बसों की आवश्यकता है। आप 2 बसें खरीद पाए हैं और हमारा डीटीसी 2000 करोड़ रुपए घाटे में चल रही है हर साल। आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर क्या कारण है? और जो बसें सड़क में चल रही हैं वो आउटडेटेड हो गई हैं। आप सभी से आग्रह करूंगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये विरोध करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मेरा रचनात्मक विरोध है। दिल्ली को संभालिए,
दिल्ली के लोगों ने एक बार नहीं 3 बार आम आदमी पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। ये विश्वास बना रहे। इस शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का जो हम सबका सपना है वो सपना पूरा हो, मेरी यही इच्छा है। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद।